छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण पूरा हो चुका है। घोर नक्सली और सुदूर ग्रामीण इलाकों में हुए मतदान से बीजेपी और कांग्रेस की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। यूं तो सभी 20 सीटें अहम थी, लेकिन सभी की नजर बस्तर की 12 सीटों पर थी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, कवासी लखमा, मोहन मरकाम, लता उसेंडी, केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। आदिवासी इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक तकरीबन 70% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें सबसे कम मतदान बीजापुर में देखने को मिला, जो बताता है कि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बस्तर में हावी रहा। तो वहीं चुनाव बहिष्कार का भी असर नजर आया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। और मुझे लगता है कि इस बार राजनांदगांव नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मतदान के दौरान सुकमा, बीजापुर और पखांजूर समेत कई इलाकों में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए। लेकिन पहले चरण के मतदान में लोकतंत्र की कई खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। नक्सली दहशत के बावजूद वोटर्स अपने घरों से निकले और लाल स्याही को नीली स्याही से करारा जवाब दिया। बस्तर के चांदा मेटा गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ, तो नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेता का परिवार भी वोट डालने पहुंचा। कहा जाता है कि पहले चरण का मतदान चुनावी फिजा को तय कर देता है। अब देखना होगा कि बस्तर की बिसात किसको छत्तीसगढ़ की बाजी जिताने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बलसन न्यूज। वो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ के दरवाजे बस्तर से होकर ही खुलते हैं। ऐसे में आज जब पहले चरण का मतदान कम हुआ तो सियासी रणनीतिकार इस गुणागणित में जुट गए कि आखिर बस्तर की बिछी बिसात पर बाजी कौन मारेगा। किसी के आंकड़े 7 और 5 के, किसी के 6 और 6 की, और इन सब के इतर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे। मुंगेली में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकांश सीटों को जीतने का दावा कर दिया है, लेकिन जीत हार के दावों से अलग हमें वोटिंग के आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है। 2018 के वोटिंग परसेंटेज की तुलना में 2023 के आंकड़े न सिर्फ कम हैं, बल्कि कई विधानसभाओं में तो इतने कम है कि सियासी रणनीतिकारों को सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या फिर वोटरों का राजनीतिक दलों से होता मोहभंग। बीजापुर के वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के, ये तो नई बहस का मुद्दा जरूर छिड़ गया है। वोटिंग परसेंटेज के बीच एक बात का जिक्र करना और जरूरी हो जाता है कि बस्तर में सियासी चुनौतियों को तो राजनीतिक दलों ने अपने मन मुताबिक रंगने की कोशिश पूरी कर ली। काफी हद तक सुरक्षा बलों ने भी इन चुनौतियों पर कामयाबी हासिल की। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो आज का दिन बस्तर में सुकून का गुजरा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बस्तर की बिसात आखिर क्या इशारा कर रही है? बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है या कांग्रेस खुद को बाजीगर साबित करने में कामयाब रही है? बस्तर में वोटिंग ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दावे में दम है या रमन सिंह के वादे पर? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बस्तर की बिसात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। केदार गुप्ता साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमित श्रीवास्तव साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चूंकि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस पिछली बार बस्तर की 12 सीटें 2018 में 11 और उसके बाद बाई इलेक्शन मिलाकर टोटल 12 सीटें बस्तर की कांग्रेस के पास थी। शुरुआत अमित जी से करता। अमित जी, सब कुछ ठीक ठाक है ना? और अगर ठीक ठाक है तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपकी पार्टी इतनी परेशान क्यों लग रही? शाम से कितना परसेंट हुआ, क्यों कम हुआ, किस लिए कम हुआ, इसी में उलझे हुए कांग्रेस के हर नेता नजर आ रहे हैं। अमित जी। देखिए, मुझे लगता है ऐसा कोई भी नेता हमारे यहाँ परेशान नहीं है, बल्कि जिस प्रकार का मैं आपको बता दूं, ये 20 सीट जो जिसमें 223 जो उम्मीदवार थे, जिसमें 198 जो मेंस थे और 25 वुमेन थी, और लगातार आज जो 40 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का, जो वहाँ के वोटर्स थे, और जिसमें मुझे लगता है कि आप जो परसेंटाइल की बात कर रहे हैं जो कम है, मुझे लगता है पिछले बार इन 20 सीटों में 18 सीटों पे हम थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार पे हम लड़ाई लड़ने पिछले बार हम गए थे, लेकिन इस बार हमारे काम हमारे पास है और हम विकास के मुद्दों पे जनता के बीच में गए हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जिन्होंने वोट किया और जो एक उत्साह
चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी महिलाएं बहन हो, चाहे युवा, जो 18 लाख युवा जो नए मतदाता थे, उनमें जो युवा जो थे उनमें एक गजब का उत्साह था। और लगातार ये उत्साह इसलिए था कि हमारी सरकार ने 5 सालों में काम किया है, चाहे वो बस्तर में 20 में जो 12 सीट थी, चाहे फिर राजनांदगांव की 8 सीट थी। एक अविरल विकास की गाथा जो हमने लिखा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल इस प्रदेश में लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों से याद भी किया जाएगा। और लगातार मैं आपको बता दूं कि आज वोट डालने से पहले आज जनता ने ये जरूर डिसाइड किया होगा कि जो प्रोमिसेस को जिन्होंने डिलीवर किया है उनके सपोर्ट में वोट डालना है, या वोट जुमलेबाज जो पूर्ववर्ती सरकार या भाजपा के नेता जो वोट चुनाव जीतने के बाद कह देते हैं तो जुमला था, उस पर वोट डालना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने वालों के लिए वोट डालना है, या जो लगातार मुद्दों को भटकाते हैं, या उसके लिए वोट डालना है जो बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं करते, या उस पे वोट डालना है जो आर्थिक आधार पे यहाँ पे लोगों को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने के लिए पिछले 5 सालों से निरंतर कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये सारी बातें आज उन लोगों के जहन में होंगी जिन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। केदार जी, आपके एक नेता को सुन रहा था मैं आज, उनका कहना था कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम उनके दावे थे। लेकिन ये बताइए केदार गुप्ता साहब कि कहा जाता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी रहती है, ज्यादा वोटिंग होती है, उनके खिलाफ वोटिंग होती है, लोग घरों से निकले ही नहीं। निर्वाचन आयोग प्रयास करता रहा, आपकी पार्टी में भी लोगों ने काफी प्रयास किया, कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया। इससे साफ है ना कि राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा कम होते जा रहा है मतदाताओं को। केदार जी, देखिए, मेरा 30-32 साल का जो राजनीतिक अनुभव है, मैंने देखा है कि जब सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी का है या किसी भी राजनीतिक पार्टी का है और वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसमें विपक्ष को लाभ होता है। सत्ता के लोगों से मतदाता नाराज हैं, बौखलाए हुए हैं, और इसलिए सत्ता में जो आज रहते हुए जो कहते हैं हमने काम किया होता तो लोग आते, फिर से यही सरकार बनेगी। लोग नाराज होकर घर पे बैठे हैं और जो निकले वो इनके गुस्से के लिए निकले और इनको बदलने के लिए निकले। हमने जो नारा दिया उन्हें सही बो बदल के रही बो, वो नारे को लोग लेकर निकले और मताधिकार का प्रयोग किया। आज बस्तर ने अपने 9 भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष साथियों की हत्या का बदला लिया होगा। मैं छाती ठोक कर कहता हूं, बस्तर उन हत्यारों को छोड़ने वाला नहीं है। हम हत्या के पक्ष में नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी ये बात मानती है कि भारत में लोकतंत्र है, और अगर वो हत्याएं 9 लोगों की, मेरे कार्यकर्ताओं की हुई है, तो बस्तर का एक एक आदिवासी निकलकर वोट किया है, और वो 9 लोगों की निर्मम हत्या, जिनका परिवार आज संतप्त है दुख से, उसका हिसाब बराबर किया है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने वाला है। ये तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहते हैं आदिवासी भाइयों का, उसमें चोरी कर ली। 17 लाख मानक बोरे इकट्ठा होने थे, 13 लाख बोरे इकट्ठा किए, 4 लाख बोरों का हिसाब नहीं। कौन तस्कर ले गया, कौन लुटेरा ले गया? 1000 करोड़ रुपए का आदिवासियों को नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अब 25,000 रुपए फड़ मुंशियों को देने की व्यवस्था की आने वाले समय में। और निश्चित रूप से मेरा मानना है बस्तर का एक एक साथी अपने भाइयों की जान का बदला लिया है और तेंदुपत्ता की लूट मार का हिसाब पूछने के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और प्रचंड बहुमतों से हम जीतने वाले हैं। मेरे भाई बिरजू नेताम की हत्या हो जाती है मोहल्ला मानपुर में, क्या वहां के लोग हिसाब नहीं करेंगे? मेरे भाई रतन दुबे की हत्या नारायणपुर में हो जाती है, क्या वहां का लोग हिसाब नहीं करेंगे? सागर साहू की बात करूं, नीलकंठ टेकाम की बात करूं, रामाधर अलामी की बात करूं, कितने हमारे साथियों को क्यों मार दिया? सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा का प्रचार करने गए थे, वो वोट मांग रहे थे। निश्चित रूप से जो विवाहित माताओं के लिए हमने 12,000 रुपए सालाना घोषणा की है, एक परिवार में अगर 3 विवाहित महिलाएं हैं तो 36,000 रुपए साल का मिलेगा, और 5 साल भाजपा की सरकार आपकी सेवा करेगी तो उस परिवार में 1,80,000 रुपए मिलेगा। 3100 रुपए में हम धान खरीदेंगे, एक साथ पैसा देंगे 21 क्विंटल का। 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस एक साथ किसान भाइयों को मिलेगा। किसान उन्नत होगा, एक साथ पैसा आएगा तो काम होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और मैंने सब जगह लगभग बात की है। सभी पत्रकार साथियों का और हमारे नेताओं का कहना है, केदार भाई मतदाताओं के बीच तो अंडर करंट दिख रहा है, मामला पूरा पलट गया है। लोग समझ गए ये हत्यारी और सट्टोरिया सरकार नहीं चलेगी, इसको बदलने के लिए लोगों ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतने वाली है। चंद्रकर साहब, बस्तर का ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप सिनारियो?
बस्तर का मिजाज क्या कह रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है, उसके बाद मैं राजनांदगांव में आऊंगा। पहले बस्तर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आदित्य जी, मैं भी चुनाव आयोग अभी और रिवाइज करे इसमें। दूसरी बात है, अगर हम 2013 और 18 के कंपैरिजन और आज के मतदान व्यवहार को देखें तो 2013 और 18 के परिप्रेक्ष्य में 18 में कांग्रेस को 3% वोट बस्तर में ज़्यादा मिली थी, 13 में 44.5% और 18 में 47.4%। इसके कारण से बस्तर में कांग्रेस 11 सीटों पर सफलता हासिल की थी, मात्र 3% वोट का अंतर था। अब वहाँ जो अन्य जो बहुजन समाज पार्टी या जोगी जी की पार्टी, इनका वो परफॉर्मेंस वहाँ पर जैसा होना चाहिए या मैदानी भाग में था उस टाइप का नहीं था। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ही थी। अब कम मतदान हुआ है, जिसके दोनों पक्ष हैं, और प्रायः यह माना, अभी तो उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें कई जगह भी का रिवाइज करके पुनः और प्रसारित करेगी। 2-3% से ज्यादा अंतर कहाँ आएगा? लेकिन 2-3% बहुत, उसमें काफी समीकरण बदल जाता है आदित्य जी, क्योंकि पिछला में जो विधानसभा चुनाव था मात्र कहें 2.9% का ही अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में बस्तर रीजन में। मैदानी भाग में अलग परिस्थिति थी और उत्तर छत्तीसगढ़ में अलग। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने 12 में 12 सीट को बरकरार रखने के लिए उनको काफी फाइट करना पड़ा है, और बीजेपी कहीं पर भी नुकसान में नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ पर फ्रंट में खेली है, और कुछ ऐसे सीट हैं जहाँ पर जिस तरह का समीकरण बना, ले लीजिए आप अंतागढ़ का। अंतागढ़ में एक प्रत्याशी जिसको विस्मृत कर दिया गया इस चुनाव में, मंतूराम पवार भी एक प्रत्याशी। बिल्कुल। तो दूसरे तरफ हम आते हैं, जैसे कोंटा सीट की ही बात करें तो इस तरह से समीकरण जो बदला है। अब यहाँ काफी ये दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी एक सीट से चुनाव लड़ें तो उनका क्या प्रभाव पड़ा है, कितना % वोट वो अपने पक्ष में ला पाते हैं। लेकिन दोनों पक्ष है, कम मतदान को आपके पक्ष में भी बोला जाता है, ज़्यादा मतदान के भी पक्ष में। लेकिन बस्तर के वो नोबल लोग, को भोले भाले लोग, इतने धमकियों के बाद, कुछ हत्याओं के बाद, इस तरह से भी वो पहाड़ को चढ़ करके, जंगल को पार करके, नदी नालों को तैर करके मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इसकी तो प्रशंसा होगी। अमित जी, बस्तर के बारे में कहा जाता है कि 2018 की भरपाई तो आप नहीं कर पाएंगे, तय वहां लग रहा है, क्योंकि मैं भी बस्तर घूमा, 12-0 वाली स्थिति बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आज जब चुनाव पहले चरण का खत्म हो चुका है तो आपका एनालिसिस वही है जो आपकी पार्टी के लोग पहले भी कहते थे? कोई कहता था 9-3, कोई 8-4, वही है, या कम वोटिंग आंकड़े जो हैं उसके चलते पुरानी जो भी आपकी सोच थी वो बदल गई है, गड़बड़ा रहे हैं आंकड़े? अमित जी। देखिए आदित्य जी, आपका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन बहुत ही सम्मानित हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने जो प्रश्न उठाया मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा हम 3100 दे रहे हैं, जिन्होंने 3-8-13 में जो वादे किए थे 2100 देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, जब 2100 नहीं दिया तो 3100 में जनता कैसे विश्वास करेगी। उन्होंने कहा हम महिलाओं के लिए हम योजनाएं लाए हैं। आप जिनके किचन में पहले ही आग लगा चुके हैं, 400 रुपए की सिलेंडर को 1250 रुपए कर दिए हैं, आपकी वो बातों पे क्यों विश्वास करेंगे। तीसरी बात आपने कही कि राजनीतिक हत्या, मैं आपके चैनल में बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ का अगर कोई भी बेटा जिसकी हत्या होती है तो हम सबको दुख है, इसको राजनीतिक उससे जोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप अपने काम पे बात करिए ना, आपने 15 साल क्या किया, कट कमीशन और करप्शन कमीशन की सरकार आपने चलाया, और आज अगर हमने विकास किया है, मैं तो बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस चुनाव में हम विकास पे गए हैं। हमने जो काम किया है, हमने जो किसानों को हमने 2500 रुपए का वादा किया था और हम 2640 रुपए आज दे रहे हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करी, हम पहले 4000 दे रहे थे, आज 6000 और प्लस 4000 रुपए बोनस भी। और मैं आपको बता दूं कि इधर उधर की मैं बिल्कुल बात नहीं करना पसंद करूंगा, मैं सिर्फ विकास पे आज बात करूंगा कि हमने जो विकास 5 साल किया है इस प्रदेश में, जो हमने जनता के समक्ष जाके सारी योजनाओं को लाया है,
जनता अगर हमारे काम को पसंद करी आदित्य जी तो हमें उपचुनाव भी जिताई और हमें पूर्ण विश्वास है कि पिछले बार से ज्यादा सीटें हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं, क्योंकि वो किसान भाई इनके ऊपर कैसे विश्वास करेगा जिनके लिए इन्होंने 3 काले कानून लाए। देखिए मैं उसमें बता रहा हूँ कि क्यों विश्वास करेगा। अमित जी आप ये बोल रहे हैं विश्वास क्यों करेगा, शराबबंदी का वादा आपने भी तो किया था। मैं वही चीज तो अगर शराबबंदी नहीं कर पाए तो आपके घोषणा पत्र पर कोई विश्वास कैसे करेगा। देखिए क्यों नहीं करेगा आदित्य जी, आप जो कह रहे हैं अगर 95% वादे हमने पूरे किए, 5% हमने, ऐसा तो नहीं कि हम उस पर काम नहीं किए, हमने उस पर कमेटी बनाई, कमेटी को बाहर भेज के अध्ययन किया, आने वाले समय में शराबबंदी हो जाएगी। लेकिन आप इनसे भी पूछिए कि 2003 में जर्सी गाय देने का वादा था, आप कह रहे हैं हम बकरी देंगे, अगले बार घोषणा पत्र में क्या मुर्गी लिख देंगे? मतलब मजाक करके क्या बना के रखे। और आप एक अहम बात, हमारे घोषणा पत्र का नाम है, आपके चैनल के दर्शकों के लिए, भरोसे का घोषणा पत्र, और इनके घोषणा पत्र का नाम है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, गारंटी दिया था, कहां मिला? 15 लाख अकाउंट में आया नहीं। छत्तीसगढ़ के साथ जिन्होंने 5 साल तक सौतेला व्यवहार किया, आज उनकी गारंटी कौन लेगा? केदार जी ऐसे तो बस्तर की एक सीटों पर बात करेंगे तो काफी समय बीत जाएगा। चलिए कोंटा की बात करते हैं। 50 के आसपास मतदान प्रतिशत नजर आ रहा है, बीजापुर में 45 के आसपास, दंतेवाड़ा में 60 से 65 के बीचों बीच। यहाँ पर आपके कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस के कोंटा में मंत्री हैं, बीजापुर में मंडावी जी हैं, दंतेवाड़ा में कर्मा परिवार में, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। ऐसी जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कम होना क्या आपके फेवर में जाएगा, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होना क्या आपके लिए नुकसान हो सकता है या आपके लिए फायदा रहेगा? केदार जी देखिए, मैं जो वोटिंग परसेंटेज बाकी जगह का देख रहा हूं और उसकी तुलना अगर मैं कोंटा से करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कवासी लखमा के ऊपर से और कांग्रेस सरकार से वहां के मतदाताओं का विश्वास उठ चुका है। वो वोट देने नहीं गए, वही वोट देने गए जो सरकार को बदलना चाहते हैं। और जो वोट दिए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं इस बार अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और कोंटा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये बार बार घूम घूम कर आदिवासियों की बात करते हैं पर आदिवासियों को ही लूटने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल में आज बताना चाहता हूं कि जो 18 लाख मकानों की मोदी की गारंटी आई है ना, तो मोदी की गारंटी पूरा विश्व मानता है, भारत देश तो मानता ही है। ये वैक्सीन लगाने का काम जो किया है ना मोदी जी ने, घर घर पहुंचाकर, और मोबाइल में मैसेज आते थे, ऐसा काम और ऐसा सेवक किसी ने देखा नहीं। अब गारंटी उसकी है छत्तीसगढ़ में 18 लाख मकान किस दिन मिलेंगे आपको पता है? इधर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री निवास आवास जाएंगे और वहां दस्तखत करेंगे कि छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों का, गरीबों का जो मकान छीना है, भूपेश बघेल सरकार ने, मोदी जी ने पैसा भेज दिया था, इस दिवाली में उनके पक्के मकान में दिए जलते। जो दिवाली का दिया छीनने वाली ये सरकार है, ये जनता उससे सरकार छीन कर दम लेगी। और 18 लाख लोगों को 2.5 लाख रुपए, शहर में 1.5 लाख रुपए, ग्रामीण में सीधा उनको आवास का मिलेगा। पहले मैंने जो गणित बताया, अब ये दूसरी बात बता रहा हूं। और अगर ये पक्के घर बन जाते हैं ना, तो 18 लाख मकानों में 72 लाख मेरे छत्तीसगढ़िया निवास करेंगे और पानी के चूने से और ठंडी और बरसात से बचेंगे। मेरा छत्तीसगढ़ उन्नत होगा, इसलिए ये वोट देंगे। और बाकी जो मध्य में विधानसभाओं का परसेंटेज देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों खाने चित होने वाली है कांग्रेस पार्टी। और एक बात छोटी सी आपके सामने और कहना चाहता हूं कि लगातार कवर्धा और पंडरिया की मैं बात करूं, निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा गया। कोई नहीं भूला है, अभी कोई नहीं भूला है भुवनेश्वर साहू की हत्या, किसी के जेहन से नहीं उतरी है। और उसमें जो तुष्टीकरण की नीति हुई है ना, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा था ये विधानसभा चुनाव का, और जनता के लिए वो समय आ चुका जिसका वो इंतजार कर रही थी। जनता की तो दिवाली आज भी हुई है साहब, और जिस दिन घोषणा पत्र भाजपा का आया उस दिन भी हुई है। और 17 तारीख को जनता अपना पूरा हिसाब बराबर करेगी। अंडर करंट जो कह रहा हूं बहुत सारी बातों का है, जो स्पष्ट दिख रहा है, आपने भी देखा होगा, आप भी बहुत जगह गए होंगे। अब ये बोलने बताने की बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। औ नहीं सही बो, बदल के रही बो। चिंताकर साहब, सुरक्षा बलों ने काफी हद तक अच्छा काम किया, शांतिपूर्ण मतदान हो गया, बहुत आराम से सब चीजें गुजर गई। जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया, राजनीतिक दल नहीं कर पाए क्या? वो उत्साह वोटरों में भी इस बार नजर नहीं आया जो उत्साह हमने 2018 में देखा था। बीजेपी क्या वाकई में कारगर रही वादा खिलाफी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता तक पहुंचाने में? चिंताकर साहब देखिए आदित्य जी, इसमें कोई शक नहीं कि बस्तर का जो इलेक्शन होता है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, और वह सीन भी हम लोग देखे हैं। यहाँ मतदान दल को विस्मृत नहीं कर सकते, और चुनाव आयोग जो अपना पुख्ता तैयारी करती रही, उसके बावजूद मतदान दल
जब वापस आते थे तो हेलीकॉप्टरों में जिनको भेजा जाता था वहाँ गोलीबारी भी होती थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से सुरक्षा बल, चुनाव आयोग, वो पीठासीन अधिकारी से लेकर के उनके साथ में जो पुलिस के मेंबर रहते हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात है राजनीति, देखिए इतनी अच्छी मतदान हुई है वहाँ, इस एक परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, क्योंकि आदित्य जी बीजापुर और कोंटा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रायः लोअर मतदान रहता है बाकी विधानसभा के कंपैरिजन में। सभी राजनीतिक दल, अब आप जैसे मीडिया संस्थान, एनजीओ या फिर स्वयंसेवी संगठन जितना संभव था उतना जागरूकता फैलाने में वो अपना फर्ज अदा किए हैं। अब बात है 18 के मुकाबले अभी चुनाव में उत्साह दिख रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से अभी 70 प्लस है, बल्कि इसको अगर आप राजनांदगांव तरफ आएंगे तो वहां पर भी आप देखिएगा जी, राजनांदगांव तरफ भी आएंगे तो उत्साह दिख रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि अर्बन एरिया जो है खासतौर से वहां का क्या पोजीशन रहा है, ये कुछ समय के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तो 70 सीट बाकी है आदित्य जी, और सभी राजनीतिक दल तो वहां अपना पूरा एक प्रकार से शक्ति लगाएंगे और बूथ तक अपने अपने मतदाताओं को पहुंचाएंगे ही। ठीक है अमित जी, पहले चरण की जो वोटिंग हुई उसमें एक बात समझ में आ गई, घोषणा पत्र को लेकर न तो कांग्रेस पर भरोसा दिख रहा है वोटरों का, न बीजेपी की गारंटी पर। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही वोटरों ने मन बना लिया था कि उन्हें करना क्या है। दूसरी बात, हमारे संवाददाताओं ने आज अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, उनको कोई उत्सुकता नहीं कि रसोई गैस की कीमत आप कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घोषणा पत्र जो एक दूसरे की कॉपी, आपका उनका 3100, आपका 3200, उनका कर्ज माफी, आपका कर्ज माफी, उनका बोनस, एक दूसरे की कॉपी लग रहा था, इसलिए जनता बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रही दोनों के घोषणा पत्र में। देखिए हमारा तो घोषणा पत्र का नाम ही है भरोसे का घोषणा पत्र, और जनता ने, मैंने कहा ना, इन 5 सालों में जो हमने वादे किए हैं पूरे कितने किए हैं। जो जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब, और लोकतंत्र में उत्सव अब चालू हो गया है। जनता अपने मताधिकार की आहुति देके निर्णय लेगी, और आज 20 सीट में मैंने जैसा कहा ना, जो उत्साह था, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। और आप 2 सीटों पे, आपने कोंटा और कवर्धा की बात करी, मैं आपको बता दूं पिछले बार भी कवर्धा हमने सबसे ज्यादा मतों से जीता था, और कोंटा की आपको मैं बात कर दूं, हम भी वहां पर गए थे, और जो वहां पर माहौल था, वहां की जनता कह रही है कोई नहीं है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, प्रचंड बहुमत से वो भी सीट निकलने जा रही है। मैं आपको बता दूं आज 20 सीट में हम 20 में 20 जीतने जा रहे हैं। अमित जी, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कोंटा, 3 दिन में वहां रहा छिंदगढ़, जो सबसे बड़ा वोटर्स गेनिंग के लिए माना जाता है कवासी लखमा के लिए। शहरों में आप कभी नहीं जीते हैं, चंद्रका साहब बैठ रहे हैं, आपको स्टेटिस्टिक्स दे देंगे। आप जीतते हैं केवल छिंदगढ़ इलाके से, वहां पर कवासी लखमा का जबरदस्त विरोध, उनके बेटे का विरोध, मतदाताओं ने घुसने नहीं दिया उनको वहां पर। ये छिंदगढ़ की स्थिति थी, मैं वहां होकर आया। केदार जी, पहले चरण में आप लोगों ने महादेव ऐप के बारे में काफी कुछ बताया, हमने रिपोर्टर्स से बात की, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने बस्तर में, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं, ना महादेव ऐप से लेना देना है, और किसी को वहां जाने का, जितने लोगों से बात की ना उनको कोई मन था कि भाई क्या है महादेव, ना कोई जानना भी नहीं चाहता था। पहले चरण में बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है बीजेपी को। यही स्थिति अगर दूसरे चरण में हुई तो फिर क्या मतलब निकलेगा? देखिए, जो ज्वालामुखी है ना, वो जिस दिन फटता है ना, उस दिन पता चलता है ये ज्वालामुखी था। भूकंप जिस दिन धरती को कपाता है ना, उस दिन पता चलता है कि ये भूकंप था। अंदर तो सब कुछ तैयार हो गया है। एक शब्द मैं बार बार कह रहा हूं, और डॉक्टर चंद्राकर जी भी कह रहे हैं कि अंडर करंट था। ये जो अंडर करंट होता है ना, यही तो ज्वालामुखी और भूकंप का प्रतीक होता है। कोई बात नहीं करने वाला। मैंने कहा ना 9 लोगों की हत्या का जवाब चाहिए। मैंने कहा ना छोटी छोटी 5 साल की बच्चियों के साथ यौन अपराध हुआ है, उसका हिसाब चाहिए। मैंने कहा ना ये जो चावल चोरी की है ना भूपेश सरकार ने, जो मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो भेजा था, 5000 करोड़ का घोटाला। मैं बार बार कहता हूं, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो गरीबों के चौके से चावल चुरा ले। 5 किलो भेजा था मोदी जी ने, अरे उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। क्या क्या करोगे पैसे का आखिर में?
वो गरीबों के चावल को भी खा गए। 5,000 करोड़ रुपए का चावल आपने गरीबों का खा लिया। आखिर हिसाब तो होगा ना, यही अंडर करंट है। इन्होंने घोषणा की कि 500 रुपए रियायत देंगे सिलेंडर में, हमने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हो सकता है 1200 का सिलेंडर हो जाए, 500 ये रियायत देंगे तो 700 का होगा, पर भाजपा 500 का देगी। और मोदी की गारंटी का विश्वास तो अब लोग यूक्रेन और रसिया में भी करते हैं। साहब, मोदी जी ने कहा था कि जो तिरंगा ओढ़ के निकलेगा उसमें फायरिंग ना यूक्रेन करेगा ना रसिया करेगा, और तिरंगा लपेट लपेट कर पाकिस्तानी भी जान बचाए। साहब, तो ये बात छोड़ दो, आपकी मोदी की गारंटी काम नहीं आएगी। ये पूरे देश में और विश्व में काम आ रही है। ये मोदी की गारंटी है 18 लाख घरों की, 12,000 रुपए महतारी योजना की। ये मोदी की गारंटी है 3100 रुपए चावल की। ये मोदी की गारंटी है 21 क्विंटल चावल लेने की। मोदी की गारंटी है 2 साल के बोनस देने की। साहब, ये उन्नत छत्तीसगढ़ बनेगा। ये विकास की बात करते हैं, एक ईंट नहीं रखी विकास की इन्होंने। जी, तो देखिए जनता किस पर भरोसा करी ये तो 3 दिसंबर का दिन बताएगा, लेकिन बहुत साफ है कांग्रेस अपने भरोसे का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी का दावा कर रही है। अंडर करंट भी समझ में आ रहा है। अभी अंडर करंट किसके खिलाफ था, ये नतीजा 3 दिसंबर को सार्वजनिक होगा। फिलहाल पहले चरण का मतदान हो चुका है। कुछ जगहों पर मतदान कम हुआ, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 70% के आसपास मतदान दिख रहा। हो सकता है 1-2% और वो बढ़े। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वो निश्चित तौर पर कारण इसका कुछ ना कुछ उसके पीछे भी हो सकता है। बीजापुर की अगर हम बात करें, नागेश की हत्या वहां पर हुई थी, उसके बाद नक्सल का लगातार बहिष्कार, वो भी वहां पर कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन ये बात बहुत साफ है, अगर लोग अपने घरों से नहीं निकले तो क्या वर्तमान विधायक जो वहां के रहे उनके खिलाफ असंतोष था? बड़ा विषय जरूर। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।